हिंदी कहानियाँ। प्रणव और आनंद दो भाई थे। वो दोनों सतीश नगर गांव में रहते थे। उनके बीच बहुत गहरा आपसी रिश्ता था। सुख दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। प्रणव अपनी पत्नी आस्था और बेटी बिंदु के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। आर्थिक तंगी के कारण घर में हमेशा खींचतान बनी रहती थी। 2 महीने हो गए, अब तक तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली। क्या वो सच में पैसे देगा या हर बार की तरह आज कल करके टालता रहेगा? अरे अब क्या कहूँ आस्था, आज भी मैंने तनख्वाह के बारे में पूछा, लेकिन बाबू बिना कुछ कहे बात ही टाल गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके पास अब काम करना संभव नहीं होगा। दिमाग खराब कर रखा है। तुम्हें कहीं और नौकरी तलाशनी चाहिए। 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और छुट्टियों में भी तुमसे नौकर की तरह काम करवाया जाता है। अगर मेहनत की कोई कीमत ही नहीं मिलती तो सब व्यर्थ है। वही तो, बिल्कुल सही कहती हो तुम। अरे पिछले कुछ सालों से मैं त्योहार पे भी घर नहीं आया, तुम लोगों के साथ समय नहीं बिता पाया। सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए दिन रात मेहनत करता रहा और वही पैसा अगर नहीं मिले तो भैया अब मुझसे तो ना हो पाएगा। मैं बहुत थक चुका हूँ। तुम तो मैट्रिक पास हो, फिर क्यों दूसरों की जमीन पर मजदूरी कर रहे हो? किसी अच्छे दफ्तर में नौकरी खोजो। अरे हाँ, बहुत बार कोशिश की, लेकिन आजकल नौकरी का बाजार ही ठीक नहीं है। कौन दे रहा नौकरी? फिर भी चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। प्रणव की तंगी और दुख के बावजूद आस्था हमेशा उसे हिम्मत देती और सही सलाह देकर उसका साथ निभाती। आस्था की बातों से प्रेरित होकर प्रणव ने खेत में मजदूरी छोड़कर कोई अच्छी नौकरी खोजने का फैसला किया। प्रणव की पत्नी आस्था जितनी शांत और सहनशील थी, ठीक उसके विपरीत आनंद की पत्नी शारदा बहुत गुस्सैल और लालची थी। वो हमेशा आनंद को उसकी गरीबी के लिए ताने देती और झगड़ा करती। हैं? आज सिर्फ दाल बनी है और कुछ नहीं बनाया क्या? नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊं? एक काम करो, कल से लिख कर देना तुम्हें क्या क्या खाना है। सब तुम्हारे सामने परोस दूंगी। अरे मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि दाल से कैसे खाऊंगा। रोज पसंद की चीजें नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो खाने के लिए होना चाहिए ना। जिस हालत में तुम हो ना, वो दिन दूर नहीं जब दाल भात भी नसीब नहीं होगा। ओहो, मुझे पता है कि हालत थोड़ी खराब चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम हर वक्त मुझे ताने मारो। अब भाई मैं भी तो कोशिश कर ही रहा हूँ ना। जब तुम्हारे दिन आएंगे ना, तब इज्जत मिलेगी। अभी तो जो हाल है उसमें तुम इज्जत के काबिल नहीं हो। सिर्फ इसीलिए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तुम ऐसी बातें कर रही हो? पैसे ही तुम्हारे लिए सब कुछ है ना? बताओ। बिल्कुल, जब पैसे नहीं होते तो समाज भी तिरस्कार करता है। मेरी शादी के वक्त के गहने तक गिरवी रखाए हो। छी, मैंने क्या पाया तुमसे शादी करके? हाँ तो ठीक है, फिर मेरी भी बात को कान खोल कर सुन लो। एक दिन इतना कमाऊंगा कि तुम्हारे पास ना पैसे रखने की जगह नहीं होगी। और अगर ऐसा ना कर सका ना तो मेरा नाम भी आनंद नहीं। हर दिन की तरह आनंद बिना खाना खाए उठकर चला जाता है। शारदा की बुरी बातें तीर की तरह उसके दिल को चीर जाती हैं। वो पागलों की तरह पैसे कमाने के रास्ते खोजने लगता है। उसका एक ही लक्ष्य है, अमीर बनना और शारदा के तानों का जवाब देना। प्रणव की एक ही बेटी थी, बिंदु। वो सबकी प्यारी थी। दुख दर्द से भरे घर में भी वो खुशियां बिखेरती रहती थी। उसके सभी नखरे केवल उसके पिता प्रणव ही पूरे करते। प्रणव जब घर लौटता तो बिंदु चुपचाप बैठी रहती। क्या हो गया बेटा, आज इतनी चुप क्यों हो? तबीयत खराब है क्या? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो, फिर तो जरूर कोई बात है जिससे मन उदास है। बताओ ना बेटा, क्या हो गया, बताओ। पापा, रोज मैं अपने दोस्तों को स्कूल जाते देखती हूँ। अखिल, सीनू, नंदिनी सब पढ़ाई करते हैं। मुझे भी स्कूल जाना है।
अरे तेरी की, ये घर की तंगी में उलझकर तो मैं भूल ही गया कि बिंदु को स्कूल में भर्ती कराने का समय हो गया है। हो, लेकिन अब क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। पापा, क्या मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी? मुझे भी तो स्कूल ड्रेस पहनकर किताबें लेकर स्कूल जाना है। अरे बिंदु बेटा, इतनी सी बात पर कोई उदास होता है क्या? पगली कहीं की। तू जरूर स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी और एक अच्छा इंसान बनेगी। बस तू 2 दिन इंतजार कर, मैं तुझे स्कूल में भर्ती करा दूंगा। है अब खुश? प्रणव की बात सुनकर बिंदु खुशी से उछल पड़ती है और माँ को बताने के लिए दौड़ पड़ती है। प्रणव भी उसके चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुराता है, लेकिन दिल ही दिल में चिंता उसे सताने लगती है। प्रणव और आनंद की एक आदत थी, जब भी दिल भारी होता या कोई गहरी बात करनी होती, वो नदी किनारे जाकर बैठते और अपने मन की बात एक दूसरे को बताते। आज भी दोनों वहीं बैठे हैं। दादा, मैं क्या कहूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि सरदा को उसके मायके भेज देना चाहिए। अब और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अरे क्या हो गया, काहे इतना कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहा है? फिर से झगड़ा करके आया क्या? बता, क्या बात हो गई? अरे झगड़ा ही तो बचा है अब हमारे जीवन में, और क्या हो रहा है? जब भी घर पे होता हूँ तो बस दे दनादन ताने मारती है। गरीब हूँ इसीलिए मुझे हर वक्त नीचा दिखाती है। पर अब मैं क्या करूँ? मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ ना, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता। ये बात तो सही है कि वो कुछ ज्यादा ही ताने मारती है। उसे समझना चाहिए कि तू कितनी मेहनत कर रहा है। अब होता है, समय लगता है कभी कभी। वही तो, वो समझती कहाँ है। अगर वो समझने लगे तो सूरज तो पश्चिम से निकल जाएगा। चलो छोड़ो, तुम क्यों उदास होते हो मेरे चक्कर में? और बताओ, सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ सब ठीक है भाई। अब बिंदु स्कूल जाना चाहती है, लेकिन अचानक से स्कूल में दाखिला और हर महीने की फीस, कितना खर्चा आता है, जानता है ना तू? अरे तेरे घर का खर्चा तो चलता नहीं है, तो बिंदु को स्कूल कैसे भेजेगा? वही तो बात है, पता नहीं कैसे भेजूंगा। लेकिन क्या मेरी गरीबी की वजह से बेटी को पढ़ने से रोक सकता हूँ क्या? नहीं ना। मैंने एक दोस्त से थोड़ा पैसा उधार लिया है, कल जाकर उसे स्कूल में भर्ती करा दूंगा। बाकी अब बाद में देखा जाएगा। ए आनंद दादा, सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करें। अब देखो, चाहे नुकसान हो या फायदा, साथ में मिलकर संभाल लेंगे। क्या कहते हो? वैसे देखा जाए आइडिया बुरा तो नहीं है। अच्छा तू सोच कि किस तरह का बिजनेस किया जा सकता है, फिर मिलकर फैसला करते हैं, ठीक है? जैसी प्रणव और आनंद के बीच दोस्ती थी, वैसी ही उनकी पत्नियों शारदा और आस्था के बीच भी गहरी समझदारी थी। जब भी शारदा को रोना आता या वो किसी वजह से दुखी होती, वो हमेशा आस्था के पास चली आती। आस्था उसे दिलासा देती और कभी कभी अपना भी मन का दर्द उसके साथ बांटती। मैं आनंद के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हूँ, उसे अपमानित करती हूँ। उसे लगता है कि मैं जानबूझकर ऐसा करती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं बस चाहती हूँ कि वो और मेहनत करे ताकि हमारे घर की तंगी दूर हो सके। मैं तेरे दिल की हालत समझ सकती हूँ शारदा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उसके साथ बुरा बर्ताव करे। तू प्यार से उसे समझा। कितनी बार समझाऊं? पिछले साल उसने मेरे शादी के सारे गहने गिरवी रख दिए थे, नया बिजनेस शुरू करेगा ये कहकर, लेकिन वो बिजनेस 3 महीने भी नहीं चला। अब मायके जाने में भी शर्म आती है, सब ताने देते हैं। मेरी भी हालत तेरे जैसी है, जहाँ भी जाती हूँ लोग उधारी के पैसे मांगने चले आते हैं। तरह तरह की बातें बनाकर उनसे बचती हूँ, लेकिन फिर भी कभी प्रणव से बुरा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि जितना दर्द मुझे है उतना ही उसे भी है। तुम्हारे जैसा सब्र मुझ में नहीं है आस्था दीदी। मैं अपने बाबूजी की बहुत लाडली बेटी थी, याद है ना? शादी के समय हमारे ससुर जी ने कितने वादे किए थे, मैं रानी की तरह रहूंगी, लेकिन अब देखो मेरी हालत।
जब तक प्रणव के माँ बाप जिंदा थे सब कुछ ठीक था। उनके जाने के बाद ही ये बुरा समय शुरू हुआ। लेकिन चिंता मत कर, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। ऊपर वाले पर भरोसा रख। आस्था की सारी बातें भी शारदा का दिल नहीं बदल पाती। शारदा की पैसों और ऐशो आराम की चाह दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। आनंद और प्रणव के पड़ोसी थे मुरली। उम्र कम थी पर उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अच्छी बुद्धि नहीं। सारा दिन सिर्फ पैसे, स्वार्थ और षड्यंत्र उसके दिमाग में रहते थे। वो गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने इतना पैसा कैसे कमाया। एक दिन सुबह आनंद की मुरली से मुलाकात होती है। अरे आनंद, अरे भैया कितने दिन बाद देख रहा हूँ तुझे। और बता, लेकिन ये क्या सूख सा गया है रे? क्या हाल हो गया है तेरा? तू बीमार उमार तो नहीं है? अरे भैया ऐसा ही है, गरीब और बीमार में कोई फर्क नहीं होता, दोनों कमजोर और असहाय ही होते हैं। ओहो देख भाई, ये सुबह सुबह ऐसे दुख भरी बातें क्यों कर रहा है तू? अरे वो सब छोड़, और तू बता, तू तो रातों रात करोड़पति बन गया। सुनकर खुशी हुई कि तू सफल हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अरे यार तू भी ना गांव वालों जैसी बातें कर रहा है। अरे भाई मैं कितना ही करोड़पति बन जाऊं, अपन अभी भी वही मुरली है यार, जिससे तू बचपन में साथ में खेलता था। हाँ। मानना पड़ेगा, इतने पैसे के बाद भी तुझमें अहंकार नहीं आया। तू वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। और क्या यार, जो इंसान बदल जाए वो इंसान क्या। अच्छा ये सब छोड़, ये बता तेरा क्या हाल है? इतना उदास क्यों दिख रहा है? अरे भाई कोई परेशानी हो तो बता ना, मैं हूं ना तेरा दोस्त। क्या कहूँ यार, घर में बहुत तंगी चल रही है। गरीब हूँ, रोज वही झगड़ा, टेंशन। पैसे ना हो तो पत्नी भी सम्मान कहाँ देती है। समझ गया तेरी समस्या। वैसे तेरे लिए मेरे पास एक समाधान है, अगर तू साथ दे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, बोल। इसके बाद मुरली आनंद को अपने गुप्त अवैध धंधे की बात बताता है और बहुत पैसे कमाने का लालच देता है। लेकिन आनंद लालच में नहीं आता। पहले सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है और मन ही मन प्रणव की सलाह लेने की सोचता है। मुरली के प्रस्ताव के बारे में प्रणव से बात करने के लिए आनंद उससे नदी के किनारे मिलता है। आनंद प्रणव को मुरली के प्रस्ताव के बारे में बताता है, लेकिन जब धंधे के बारे में पूछता है तो आनंद चुप हो जाता है। अरे भाई अब बहुत बुरा लग रहा है मुझे। इतनी बार पूछा और तू जब पूछूं चुप रहता है। अरे बता ना, मुरली ने किस धंधे की बात की, बता तो। अरे बोल भाई बोल। दादा क्या कहूँ, दादा वो कहता है कि काला बाजारी करता है वो, दाल चावल सब्जी जमा करके। इसी से उसने इतने पैसे बनाए हैं और उसने कहा कि अगर मैं उसके साथ जुड़ जाऊं। क्या घिनौना काम है ये। छी 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 छी। पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई, मैं तो इस बात से हैरान हूँ। अरे दादा, पुलिस जब भी आती है घूस खाकर चली जाती है, और गांव की पुलिस सब घूसखोर है, इसीलिए उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ओ, अगर ऐसा है तो भाई फिर उसके साथ काम करना जोखिम भरा नहीं है। और अगर सच में ये काम करके इतना पैसा कमाया तो नुकसान क्या है? वही तो मैं भी ऐसा ही सोच रहा था दादा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी राय जानना चाहता था, इसीलिए बताने में डर रहा था। अरे पगले आनंद, सोचने का वक्त नहीं है। और कब तक हम ऐसे ही भीख मांगते रहेंगे? बेहतर यही होगा कि हम दोनों मिलकर ना मुरली के साथ जुड़ जाएं। फिर हम भी बड़ा महल बनाएंगे, आराम से रहेंगे मुरली की तरह ठाट बाट से, हैं? गरीबी के कारण प्रणव और आनंद अपनी नैतिकता भूलकर मुरली के अवैध धंधे में शामिल होने का निर्णय लेते हैं। प्रणव और आनंद मुरली के घर आते हैं और उसके साथ बात करते हैं। वो मुरली से कहते हैं कि वो उसके काला बाजारी और माल जमा करने के धंधे में शामिल होंगे। मुरली उनकी बात सुनकर खुश होता है और अपने काम के बारे में बताता है। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम समझदारी से सही फैसला लोगे।
इसीलिए आनंद को यह प्रस्ताव दिया था। हाँ, अब हम सब कुछ करने को तैयार हैं भाई। हमें सीधी बात है, पैसा चाहिए, पैसे से मतलब है। जैसे तू रातों रात अमीर हुआ वैसे ही हम भी करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों इतना गरीब रहे हम, पैसा तो होगा ही। अच्छा, तू सिर्फ मेरे बताए अनुसार काम करना। कई बार शहर से बहुत लोग आएंगे, उनके साथ तू और प्रणव उनका सामान संभालोगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर पैसा सही मिलेगा तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं। अच्छा सुनो, आजकल गांव में किसी पर भरोसा नहीं रहता। अगर किसी को बताया तो सारी बातें फैल जाएंगी, इसीलिए ये बात हम तीनों के अलावा किसी को पता ही नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मुरली, तू निश्चिंत रहे यार, बचपन के दोस्त हैं अपन, और क्या। हम इसे पूरी तरह से गोपनीय रखेंगे। हाँ चलो ठीक है, तो आज शाम को मैं तुम्हें अपने ठिकाने पर ले जाऊंगा, वहां बाकी लोगों से मिलवाऊंगा, ठीक है ना? प्रणव और आनंद मुरली के कुकर्मों में शामिल हो जाते हैं। मुरली उन्हें पूरे धंधे के बारे में समझाता है और दोनों उसके इशारों पर नाचने लगते हैं। धीरे धीरे आनंद बहुत पैसा कमाने लगता है। गांव वालों की नज़र में उसकी इज्जत बढ़ती है। उसकी इस सफलता से शारदा बहुत खुश होती है और बार बार पूछती रहती है कि आनंद किस धंधे में है। तुम मुझे नहीं बताते किस धंधे में हो? अचानक इतना पैसा कैसे कमा लिया? हाँ तो और क्या, यही तो तुम चाहती थी ना कि मैं अमीर बनूं। लो अब हो गया। बस हाँ, कैसे हुआ ये जानने की जरूरत नहीं है, समझ गई? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे अधिकार नहीं कि मैं जानूं कि तुम क्या करते हो? अरे यार, तुम्हारे अधिकार और तुम। चलो ठीक है, बताता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि किसी से कुछ बोलना नहीं। सारी बात अपने पेट में पचा लेना, नहीं तो ये जो आरामदायक जीवन है ना, सब खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ, जो भी होगा मैं उसे छिपाऊंगी। अच्छा सुनो, मुरली जो मेरा बचपन का दोस्त है ना, उसका काला बाजारी का धंधा है। अरे महीनों में लाखों कमाता है, लाखों। मैं और प्रणव उसके साथ हैं, इसीलिए अचानक इतना पैसा कमाने लगे। सच में? तुमने अच्छा किया। गरीबी और भिखमंगे की जिंदगी मुझे पसंद नहीं थी। अब मैं गर्व से कह सकूंगी कि मेरा पति अमीर है। शारदा इतनी लालची हो गई कि उसने अपनी नैतिकता भी छोड़ दी और आनंद को रोकने के बजाय उसके काम में मदद करने लगी। आनंद की तरह प्रणव के घर में भी खुशहाली आई। उसने अपनी पत्नी आस्था को सब सच बताया, लेकिन शारदा की तरह आस्था पैसे के लालच में नहीं आई। वो प्रणव को गलत काम छोड़कर सच्चे रास्ते पर आने के लिए कहती है। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब मैं पहली बार बड़ा काम कर रहा हूँ, हमारी किस्मत बदल रही है, पैसे दिखने लगे हैं, और तुम कह रही कि छोड़ दूं। अरे तुम्हारा दिमाग उमाग ठीक है कि पगला गई हो? तुम क्यों नहीं समझते? पहले हमारे पास कम पैसा था, लेकिन हम खुश थे। तुम्हें डर नहीं था क्योंकि तुम ईमानदारी से मेहनत करते थे। अब जो कर रहे हो वो बहुत गंदा काम है। पहले तुम खुश रही होगी, लेकिन मैं नहीं था खुश। सालों से इंतजार कर रहा था ऐसे आलीशान जीवन का, जहां पैसे हों, सोचना ना पड़े पैसा खर्चा करने से पहले। अब जब मेरा सपना पूरा हो रहा है तो तुम इसे बर्बाद करने पे लगी हुई हो। तुम्हें कोई डर नहीं? अगर पकड़े गए तो? पुलिस आई और तुम्हें ले गई तब क्या करोगे? अरे पैसे से पुलिस को भी अपने मुताबिक नचाया जा सकता है। तुम बेकार की फिक्र करती हो। मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकूं। तुम फिर से पुराने दिन। अरे मैं नहीं चाहता पुराने दिन। मैं ईमानदार जीवन पसंद करती हूँ। आज तुम्हें बता रही हूँ, अगर कोई मुसीबत हुई तो मैं अपनी बेटी लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी और तुम्हें अपना पति नहीं मानूंगी। तुम्हारे हिस्से का पैसा और बेटी का हक मैं नहीं लूंगी। बहुत पैसा आने के बाद भी प्रणव और आस्था के घर में अशांति बढ़ गई, लेकिन आस्था के लाख समझाने के बाद भी प्रणव गलत रास्ते पर चलता रहा।
रोज रोज आस्था से मन मुटाव होने से प्रणव परेशान हो जाता है। वो अपनी पीड़ा मुरली को बताता है, लेकिन मुरली उसे सांत्वना देने के बजाय बुरा काम करने के लिए हिम्मत और उत्साह देता है। समझो मुरली, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। अपने परिवार की खुशी के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि अगर मुझे कोई नुकसान हुआ तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। बताओ भला। अरे भैया, सब स्वार्थी हैं, कोई सच्चा नहीं है। इसीलिए सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं। देखो मुझे देखो, मैंने इतना पैसा जमा किया, बड़े बड़े काम किए, लेकिन शादी वादी नहीं की। क्यों जानते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपनी पीड़ा में खुद को छोड़कर किसी और के नहीं हो पाओगे। अरे फालतू में शादी वादी करके दूसरों के पीछे पैसा क्यों खर्चा करना? मैं कमाऊं तो मैं अपने ऊपर खर्चा करूंगा। ये कही तुमने 100% सही बात मुरली। अरे अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जीते हो, जो कुछ भी करते हो किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। और क्या? सही है भाई, तुम्हें देखकर कभी कभी बहुत जलन होती तुमसे। तुम हो मजे में और हम हैं सजा में। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी की बात ही मत सुनो। अरे भाई, अपनी मर्जी से काम करते रहो, और क्या। मैं हूँ, कोई खतरा वतरा थोड़ी होगा, मैं सब संभाल लूंगा। और सफलता की तरफ बढ़ते समय किसी की नहीं सुनना, सिर्फ सफलता पे ध्यान देना, मंजिल पे लक्ष्य बनाओ। हाँ, क्या सही बात कहते हो मुरली। मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगा। बेटी को बड़े स्कूल में दाखिला दिलाऊंगा और अपना एक बड़ा घर बनाऊंगा, एकदम महल। मंजिल की तरफ ध्यान दूंगा, सफलता की तरफ। मुरली की बातों में आकर प्रणव अपना गलत काम करता रहता है और आस्था की बातों को अनसुना कर देता है। कुछ महीनों बाद वो और आनंद मिलकर अवैध कमाई से एक बड़ा मकान बनाते हैं। प्रणव और आनंद की इस दौलत की खबर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। दूसरी ओर चावल, दाल, प्याज के व्यापारी भारी नुकसान में हैं और विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। ये देखकर गांव के मुखिया किशनलाल तुरंत कोलकाता से एक ईमानदार दरोगा को गांव में जांच के लिए लाते हैं। बहुत दिनों से मैं एक अच्छे ईमानदार दरोगा की तलाश में था। तब मेरे मित्र रजनीकांत ने आपकी बात की। जी हाँ, मैं कोलकाता से बाहर कभी नहीं गया। पहली बार रजनीकांत बाबू के कहने पर यहाँ पे आया हूँ। देखिए, बात यह है कि हमारे गांव के दरोगा भ्रष्ट और घूसखोर हैं। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मजदूर और व्यापारियों की शिकायत के कारण आपको लाना पड़ा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही इस मामले की तह तक जाऊंगा। किशनलाल की बात सुनकर दरोगा जांच शुरू करता है और गांव के भ्रष्ट दरोगाओं को चेतावनी देता है। उसके आने के बाद से सभी काला बाजारी करने वाले व्यापारी सावधान हो जाते हैं। पहले की तरह प्रणव और आनंद नदी किनारे बैठे बात कर रहे थे। आनंद खुश था क्योंकि उसके घर में शांति लौट आई थी, जबकि प्रणव दुखी था क्योंकि उसका सुखी घर धीरे धीरे दुख के सागर में डूब रहा था। अरे कितने दिन बाद ये नदी के किनारे फिर से आए हैं। अरे जब से व्यापार शुरू किया इतना काम था कि आराम से बात करने का मौका ही नहीं मिला। और क्या? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर पर सब ठीक है ना? अब तुम्हारा और सरदा में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता? अरे नहीं दादा, सरदा बहुत बदल गई है। अब वो मुझसे दुर्व्यवहार नहीं करती, ना ही ताने मारती है। अब वो मेरी सफलता देखकर खुश है, बल्कि दो बात मैं ही कह देता हूँ, चुपचाप सुन लेती है। वाह यार, किस्मत हो तो तुम्हारी। एक तरफ मेरी पत्नी है, मुझे कहती है कि मैं अपना ये काम वाम छोड़कर सादगी से जीवन बिताऊं। बताओ भला, अब वो मुझे ताने मारती है, घृणित नजरों से देखती है। क्या कहूं? अरे तुम्हारी पत्नी पगला गई है दादा। पैसा कमाना छोड़कर 1000 रुपए की नौकरी करने को सही कह रही है। गजब बात है भाई। मैं सोचता था कि आस्था खुश होगी, मुझ पर गर्व करेगी, मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना सफल हो रहा हूँ, लेकिन वो उल्टा मुझे अब ताने मारने लगी है, अपमानित करती है और कहती है कि मेरा ये काम कभी फलेगा नहीं। बताओ भला, आराम से रह तो रहे और क्या नहीं फलेगा? अरे दादा कुछ नहीं, तुम्हारी पत्नी का दिमाग खराब हो गया है।
ऐसा मत सोचो, हमारा व्यापार सही चल रहा है, मस्त चल रहा है। महीने में 2-3 लाख रुपए कमा रहे हो। मन खराब मत करो यार, अपना मन अच्छा रखो, ठीक है? काम करते रहो बस। मुरली ने क्या कहा, लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, मंजिल की तरफ। आस्था की सारी बातें प्रणव को बुरी लगने लगती हैं। वो मुरली और आनंद के प्रभाव में आकर आस्था से नफरत करने लगता है और उसे टालता रहता है। गांव के लोग उनकी सफलता की कहानी किशनलाल तक पहुंचाते हैं, जिससे किशनलाल उन पर कुछ संदेह करने लगता है। कुछ दिन बाद मुरली, प्रणव और आनंद मुरली के घर बैठकर योजना बना रहे थे कि अब उनका काम कैसे आगे बढ़े। तीनों चिंतित थे क्योंकि पुलिस वालों ने अब रिश्वत लेना बंद कर दिया था। अरे दिमाग खराब करके रखा है इसने। कोलकाता से नया दरोगा आया है जिसने पुलिस में रिश्वतखोरी बंद कर दी है। अब कोई रिश्वत लेकर माल नहीं पार करवा रहा है। हाँ रे मुरली, सुना है कि ये नया दरोगा बड़ा ईमानदार और सख्त है। उसे रिश्वत दिखाने की कोशिश भी करो तो वो थाने में डाल देता है। यार ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। हाँ यार, इस शहर के लोगों के नदी के पार आने जाने पर रोक लग गई है। ऐसा चलता रहा तो हमारा तो व्यापार ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल गांव के अंदर ही कारोबार सीमित रखना होगा। अब क्या कर सकते हैं? अगर इस दरोगा को पता चला तो हमें पकड़वा देगा वो। जैसे कि छोटे व्यापारी पकड़े जा रहे हैं। मुरली, हमारे तो कई परिचित फंस गए हैं, कभी हमें पकड़ ले पता नहीं। हाँ आनंद, बात तू सही कह रहा है। छोटे व्यापारी फंसते जा रहे हैं और हम तो बड़े काला बाजारी करने वाले हैं। मेरे हिसाब से बेहतर होगा कि कुछ दिन कहीं दूर चले जाते हैं। वो तीनों कुछ दिन के लिए गांव छोड़कर भागने की योजना बना रहे थे। तभी पुलिस आकर उन्हें घेर लेती है। वो डर के मारे सन्न रह जाते हैं। फिर पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले जाती है। प्रणव, आनंद और मुरली को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। वहाँ किशनलाल और वो दरोगा आते हैं जिन्हें किशनलाल कोलकाता से लाया था। किशनलाल बाबू, ये हैं हमारे मुख्य संदेही प्रणव, आनंद और मुरली। और जहाँ तक पता चला है कि ये तीनों काला बाजारी में मुख्य रूप से शामिल हैं। इनके कारण आपके गांव के सैकड़ों विक्रेता और व्यापारी नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। और ये सारा कामकाज इन्हीं लोगों के अंडर था। हैं? प्रणव, आनंद, मुरली, तुम लोग? बाबू, कहीं कोई गलती हो रही है। मुरली काला बाजारी करता है, ये सच है, लेकिन हमें दोष मत दो। हम अपनी मेहनत से आए हैं। जो जमीन थी उसे बेचकर पैसा कमाया है। कृपया विश्वास करें, हमने कुछ गलत नहीं किया। चुप हो जाओ, फालतू में रोने धोने की जरूरत नहीं है और तुम्हारी कोई भी बात अब काम नहीं आएगी। तुम्हारे खिलाफ सबूत तुम्हारी अपनी पत्नी आस्था देवी ने दिया है, समझे? ये सुनते ही आस्था वहाँ आती है। प्रणव क्रोधित हो जाता है। आस्था, मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। चाहती थी कि तुम सब बुरे काम छोड़कर सीधी सादी जिंदगी जियो, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम्हारे इस काम से कई निर्दोष लोग परेशान हुए, इसलिए मुझे मजबूर होकर तुम्हारा मुखौटा हटाना पड़ा। आस्था की गवाही और मिले सबूतों के आधार पर प्रणव, आनंद और मुरली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। दुखी आस्था अपनी बेटी के साथ अपने घर लौट जाती है। इस तरह दो लालची भाइयों की दौलत के रहस्य का पर्दा फाश हो जाता है।